पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ है जया कौशिक। उत्तराखंड से शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर हल्द्वानी में हजारों लोगों के दिल की धड़कनें आज बढ़ी हुई है, क्योंकि उनके आशियाने को लेकर आज बहुत बड़ा दिन है। जया, रेलवे की जमीन को खाली करने के खिलाफ जो दाखिल याचिकाएं थी, अब आज उनमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें रहेंगी। हाईकोर्ट के अतिक्रमण हटाने के फैसले के खिलाफ कुल 6 याचिकाएं दाखिल हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपको बता दें कि रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और इसके लिए प्रशासन को 1 हफ्ते की मोहलत दी गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से 9 जनवरी तक अपना सामान ले जाने को कहा था। ये वो इलाका है अदिति, जहां पर कि इस जमीन पर सरकारी स्कूल बने हुए हैं, इंटर कॉलेज बना हुआ है, अस्पताल बने हुए हैं, मंदिर मस्जिद बने हुए हैं। अब 50,000 की संख्या में बताए जा रहे हैं जो लोग बेघर होने का जिन्हें खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल, तो ये फैसले के बाद हल्द्वानी का जो बनबुलपुरा इलाका है और गफूर बस्ती है, उसके आसपास के करीब 29 एकड़ जमीन है, जहां पर 4000 से ज्यादा मकान है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कोई कच्चे मकान नहीं है, ये बाकायदा पक्के मकान हैं और जो दशकों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। और इसीलिए उनका यही सवाल है कि आखिर अब तक ये अतिक्रमण क्यों नहीं सरकारों को दिखा। इसके अलावा यहाँ पर दशकों पुरानी दुकानें भी हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब जाके रेलवे प्रशासन जो है वो क्यों जागा है। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान लिया और रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर अपना फैसला सुनाया, जिसके खिलाफ अब यहाँ पे लोग भी खड़े हुए हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, क्योंकि यहाँ पर दशकों से घर हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, जिसके बाद रेलवे की भी नींद अब जागी है। और सवाल ये भी उठ रहा है, रेलवे प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा था जब ये अतिक्रमण हो रहा था। अब जब हजारों लोगों के बेघर होने का मामला, वो भी पुनर्वास की व्यवस्था अभी तक प्रशासन की तरफ से की नहीं गई है, तो कई मानवीय पहलू को भी देखा जाए, कई गंभीर सवाल उठते हैं। हल्द्वानी में हमारे सहयोगी रवीश रंजन है, कुछ देर पहले हमने उनसे विस्तार पर इस पर बात की, सुनते हैं। रेलवे जागा नहीं है, बल्कि नैनीताल हाईकोर्ट ने उसको जगाया है, और यही वजह रही कि रेलवे को 2013 के बाद समझ में आया कि 2.2 किलोमीटर की लंबाई में 4365 जो घर हैं वो अवैध हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन है, ये भारत के पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है। तकरीबन 100 साल पुराना ये रेलवे स्टेशन है, और पहले यहाँ पर केवल मालगाड़ी आती थी, तो इसके चलते जो ढुलाई में लोग इस्तेमाल होते थे, उन्होंने आसपास मकान बनाना शुरू किया। तो इसी के वजह से इस पूरे इलाके में जो भी मकान हैं वो बहुत पुराने मकान हैं। यानी हमने खुद जाकर तमाम सारी जगहों पर देखा है, तकरीबन 30-30, 40-40, 50-50, 60-60 साल पुराने मकान हैं। तो ऐसे में इन मकानों को तोड़ा जाना ठीक है। नैनीताल हाईकोर्ट ने ये कहा है कि अवैध है, लेकिन एक इंसानियत भी एक चीज़ होती है। 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक प्रशासन के पास में पुनर्वास का कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है। हमने कई बार बात करने की कोशिश की, कल जो है वो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनका भी बयान आया, लेकिन पुनर्वास पर कोई बात नहीं करना चाहता है। जबकि एक इंसानी आवश्यकताओं की एक बहुत बड़ी जो है ये ज़रूरत है कि कम से कम एक पुनर्वास किया जाए, उसके बाद में उनको उजाड़ा जाए। और खुद सुप्रीम कोर्ट ने खोरी के मामले में हमने देखा कि फरीदाबाद का जो गांव था जहां 5000 मकान टूटे थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे फरीदाबाद नगर निगम को कि आप इनको एक अस्थायी जो है वो आवास मुहैया कराएं, और अगर आप नहीं मुहैया करवा पाते हैं तो 2000 रुपये प्रति महीना इनको आप दीजिए, क्योंकि आपने इनका घर तोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी अब सारे लोगों की निगाहें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ओर आज टिकी हुई हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इस मामले पर दिशा निर्देश देता है। 6 याचिकाएं लगी हुई हैं, और तमाम सारे यहाँ के लोग भी, हल्द्वानी के लोग भी जो है वो दिल्ली गए हुए हैं ताकि वो फैसले को सुन सकें कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ बोलता है। क्योंकि अब राज्य सरकार से लेकर लोकल प्रशासन और नैनीताल हाईकोर्ट, सब जगह ये लोग दौड़ चुके हैं, और अब एक आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो उनको दिखाई पड़ रही है। यहाँ का स्थानीय प्रशासन ने 9 तारीख तक की मोहलत दी है कि 9 तारीख तक आप सामान सारा अपने घर से खाली कर दीजिए, सामान ले जाइए कहीं पर भी। 10 तारीख से वो तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो अब सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की ओर है, देखना है आज सुप्रीम कोर्ट क्या दिशा निर्देश या फैसला सुनाता है।
तो यहाँ पर सवाल ये भी हो रहे हैं, 50,000 की संख्या में लोग उजड़ जा रहे हैं, लेकिन उनको बसाने का विकल्प अभी तक नहीं खोजा गया है। हल्द्वानी में लोग दशकों से यहाँ पर रह रहे हैं, अचानक से उसे अतिक्रमण बताकर बेघर करने की यहाँ पर बात हो रही है, जिससे काफी दुखी हैं ये लोग। बिल्कुल, और उनका कहना है कि ना तो प्रशासन के पास उनके लिए कोई दूसरे ठिकाने की व्यवस्था है और ना ही ठंड से बचने का कोई उपाय इस वक्त है कि अगर इस वक्त उनके घर टूट जाते हैं तो इस कड़कड़ाती ठंड में आखिर वो जाएंगे कहाँ। इसके विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और अब आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होने जा रही है। सबकी नजरें उसी पर टिकी हैं। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में हल्द्वानी कस्बे के बनफूलपुरा इलाके के करीब 50,000 लोग इस वक्त सड़कों पर हैं। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटे इस इलाके के 4,365 मकानों को अब नैनीताल हाईकोर्ट ने अवैध करार दे दिया है, जिसके बाद से यहां रहने वाले लोगों के अंदर बेचैनी है। हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन है, ये पटरियां गुजरी हैं और इसके साथ में 78 एकड़ की जमीन पर रेलवे ने अपना दावा किया है और ये कहा है कि उस 78 एकड़ की जमीन पर तकरीबन 4,300 मकान बने हुए हैं जो कि अवैध है और अब इन मकानों को तोड़े जाना है। लेकिन बनभूलपुरा रातों रात नहीं बसा। ये कैसे बसा और यहाँ रहने वाले लोग कौन हैं, ये जानने के लिए हम बस्ती के अंदर चलते हैं। यहाँ हमें 66 साल की शाहजहां मिली। बताती हैं कि इसी बस्ती में पैदा हुई और शादी भी यहीं हुई। अब सालों पुराने घर को अवैध ठहराए जाने से वो बदहवास हैं। ये तो इनकी जबरदस्ती है अपनी जगह मानने के लिए, समझे। इन्होंने कोई जगह यहाँ से वहां तक, वहां से फेंका हमें यहाँ को, अब यहाँ से भी हमें उठा रहे हैं। तो क्यों उनकी लैंड 3 दफे बदल गई है, अब फिर ये उठाना चाह रहे हैं, तो क्यों उठाना चाह रहे हैं। बनभूलपुरा में हमें जितने लोग मिले उतने ही तरीके के उनके पास दस्तावेज। 65 साल के अयूब के पास 1960 का ये नक्शा है। ये अवैध अतिक्रमण इस मामले में अनोखा भी है कि यहाँ रेलवे की जमीन पर 4 सरकारी स्कूल, 2 पानी की टंकी और 1 सरकारी बैंक तक बन गए हैं। 60 का नक्शा है, जो कि ये जो है ये रेलवे पटरी दिखाई दे रही है, ये बंजर जगह दिखाई दे रही है। उस टाइम पे ये इंदिरानगर बसी हुई है। ये जो है खेत खलियान है, ये हमारा कब्रिस्तान है और ये बागीचे वगैरह हैं जो 1367 फसली में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि हम जहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर घर गिराया जाना क्या आदेश हुए हैं, वो कहाँ पर है? यहाँ पर वो जो है ये जिनको मकानों गिराया आना ये है, इससे ऊपर के भी हैं और ये जो है ये लैंड नंबर ये जो यहाँ पर जो है, और दूसरा ये इन सब मकानों को गिरा जाना जो पुराने खेत खलियान है, जो कि सर्वे में बगीचे थे पुराने टाइम के और आज थोड़ी आबादी में तब्दील हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि जब लोग यहाँ बस रहे थे तब रेलवे कहाँ था? दरअसल बनभूलपुरा का मामला 2013 में उस वक्त उठा जब अवैध खनन के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे और प्रशासन संयुक्त रूप से सर्वे करके अतिक्रमण का पता लगाए। जवाब में रेलवे ने कहा कि 2.2 किलोमीटर लंबाई में अतिक्रमण है। 2017 में रेलवे ने कहा कि 4,365 मकान अवैध हैं। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। उधर इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। अवैध ठहराए गए इस इलाके में 90% मुस्लिम आबादी है और यहाँ के स्थानीय विधायक कांग्रेस से हैं। इसके चलते विपक्षी पार्टियां सत्ता में काबिज बीजेपी को इसका जिम्मेदार ठहरा रही हैं। रेलवे ने किस किसान से ली या किस राजा नवाब से ली, ये सार्वजनिक करे, ये बताए सबको। ऐसा नहीं होता है कि कहीं भी लकीर खींच दी जाए कि ये साहब हमारी जमीन है। दूसरी बात, जो यहाँ की सरकार है उसको इंसानियत के नाते इन लोगों की मदद करनी चाहिए। हालांकि फरीदाबाद के खोरी गांव में इसी तरीके का अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने हटाए गए लोगों का पुनर्वास करने को कहा था।
हल्द्वानी का ये रेलवे स्टेशन 100 साल पुराना है, तो इसी के चलते ये अतिक्रमण भी कई साल पुराना है। लेकिन अब नैनीताल हाईकोर्ट ने इसे अवैध करार दे दिया है। लेकिन इस कानूनी फैसले की आड़ में प्रशासन को ये भी देखना चाहिए कि लोगों के साथ नाइंसाफी भी न हो। हल्द्वानी से अशोक माहले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं त्रिपुरा की, जहां पर मार्च तक विधानसभा चुनाव के आसार हैं और जिसके लिए बीजेपी ने चुनावी तैयारी तेज कर दी है। आज त्रिपुरा के धर्मनगर में गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे और 1000 किलोमीटर की 2 रथ यात्राओं को हरी झंडी दिखाएंगे। बिल्कुल, अमित शाह जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत भी कर रहे हैं, तो इसको इस तरह से भी जया देखा जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में अब बीजेपी भी एक तरह से जो चुनावी अभियान है अपना वो इस तरह से शुरू करने जा रही है। अलग अलग यात्राएं करेंगे और कई राज्यों में अमित शाह अब जाने वाले हैं। इसी महीने में अलग अलग राज्यों में वो पहुंचेंगे। 12 जनवरी को ये जो यात्रा है ये पूरी होगी, जिसमें 10 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। अमित शाह मौसम खराब होने के कारण सीधे त्रिपुरा जाने के बजाय गुवाहाटी पहुंचे थे, जहां से आज वो त्रिपुरा जाएंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रत्नदीप। केंद्रीय गृह मंत्री त्रिपुरा के नॉर्थ त्रिपुरा के धर्मनगर पहुंचने वाले हैं और यहां से बीजेपी की जो 2 यात्रा शुरू होने वाली है, जो आगे चुनाव होने वाले हैं राज्य में फरवरी के महीने में, उस चुनाव के मद्देनज़र बीजेपी लोगों से कनेक्ट करने के लिए एक यात्रा शुरू करने वाले हैं और उस यात्रा की अगुवाई शुरुआत करने के लिए अमित शाह पहले धर्मनगर पहुंचेंगे, जो कि नॉर्थ त्रिपुरा में है, उत्तर त्रिपुरा जो कि असम से सटा हुआ है, और इसके बाद वो चले जाएंगे त्रिपुरा के दक्षिण के छोर में सबरूम में, जो कि बांग्लादेश से सटा हुआ है, और वहाँ पर जो दूसरी यात्रा है उसकी शुरुआत करेंगे। जो 2 यात्रा को अगर मिलाया जाए तो 1000 किलोमीटर जैसा ये दोनों यात्रा तय करेगा। दोनों यात्रा 12 तारीख को खत्म होगा, जहां पे कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे और उनके साथ अमित शाह भी रहेंगे। मगर ये जो यात्रा है, आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे बीजेपी की जो कैंपेन व्हीकल ये सब भी चल रहे हैं, बीजेपी के गाने शुरू हो चुके हैं, तो एक बीजेपी का पुश शुरू हो चुका है त्रिपुरा की चुनाव के लिए। त्रिपुरा का चुनाव हमें याद रखना पड़ेगा कि 2018 में जो त्रिपुरा के चुनाव हुए थे, वहाँ पे त्रिपुरा का जो 25 साल का जो वाम का शासन था उसको खत्म करते हुए बीजेपी और उसकी जो घटक दल है आईपीएफटी, उन्होंने सरकार बनाई। मगर सरकार बनाने के बाद हमने देखा कि त्रिपुरा की बीजेपी के अंदर बहुत अंतकलह था, रेबेलियन हुए, 5 पार्टी एमएलएज ने अब तक पार्टी छोड़ा है। आईपीएफटी से भी बहुत लोग निकल चुके हैं, 3 एमएलएज आईपीएफटी से चले गए हैं और एक ऑपोजिशन रिसर्जेंस त्रिपुरा में देखा जा रहा है कि ऑपोजिशन थोड़ा अपने धीरे धीरे से अपनी पकड़ बना रहा है। और इसके मद्देनजर रखते हुए ये जो यात्रा अब त्रिपुरा में करने वाली है बीजेपी बहुत महत्वपूर्ण है। इस यात्रा में 10 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा शामिल होंगे और 200 मीटिंग होगी, 100 पदयात्रा होंगी। और इसके साथ साथ ही कल अगरतला पहुंचने की बात थी अमित शाह की, मगर जो कि वेदर खराब होने के कारण उनका फ्लाइट गुवाहाटी डाइवर्ट करना पड़ा और आज भी वेदर मौसम थोड़ा खराब है। मगर जैसे ही मौसम खुलता है यहाँ पे अमित शाह आएंगे, यहाँ से अगुवाई करेंगे बीजेपी की जो यात्रा की, और बीजेपी का जो कैंपेन है त्रिपुरा के चुनाव के लिए वो यहाँ से शुरू होने वाला है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की, जिसमें ओबीसी आरक्षण के बिना उसे कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निकाय चुनाव 3 महीने के लिए टालने की इजाजत दे दी है। 3 महीने के समय में पिछड़ा वर्ग के लिए बनाया गया आयोग अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा और इस दौरान कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ही करवाने का आदेश दे दिया था। योगी सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि वो इस आदेश का स्वागत करते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में है और शामली के एलम से ये शुरू हुई। एलम से चलकर कांडला कस्बे में बस स्टैंड के पास पहुंचने के बाद भारत जोड़ो यात्रा कैराना की तरफ रवाना हो गई है। तो अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर भी जया नजर आ रही है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जितना लंबा वक्त राहुल गांधी ने दूसरे राज्यों में गुजारा है इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम वक्त के लिए है, 3 दिनों के लिए है ये सिर्फ यात्रा। और उसमें भी जो ऐसी पार्टियां जो साथ आ सकती थी, उसके दोनों बड़े नेता अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जयंत चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं को जरूर भेजा है। राष्ट्रीय लोकदल
के जो हैं जयंत चौधरी वो नज़र नहीं आए, लेकिन उनके कार्यकर्ता ज़रूर यहाँ पर जुड़े और काफ़ी संख्या में भीड़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है। सुबह की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह से हम लगातार देख रहे हैं। अब ठंड भी किस तरह से पड़ रही है और ऐसे में इतने यात्री अगर इस यात्रा में जुड़ रहे हैं तो ये कांग्रेस इसको अपनी कहीं ना कहीं सफलता भी मानती है। किस तरह से पूरी यूपी में यात्रा गुजरी कल के दिन भी, उस पर भी एक रिपोर्ट है, अपने दर्शकों को दिखाते हैं। राहुल गांधी की यात्रा जब यूपी में किसानों की धरती बागपत पहुंची तो उनके स्वागत के लिए जयंत चौधरी खुद तो नहीं मौजूद थे, पर उनके कार्यकर्ता और विधायक राहुल गांधी का गर्मजोशी से स्वागत करते नजर आए। कार्यकर्ता आए हैं आप लोग, क्या अपने आप आए हैं या जयंत चौधरी जी ने आदेश दिया था? जयंत चौधरी जी के आदेश अनुसार ही हम लोग यहाँ आए और यहाँ बागपत की जनपद पर इस भारत जोड़ो यात्रा का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। जरूरी नहीं है उनका आना, लेकिन उनकी आवाज आई है, उनका संदेश आया है। उन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा के जो यात्री हैं उनको तपस्वी की संज्ञा देने का काम किया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। राहुल गांधी ने बड़ौत में दिन की यात्रा खत्म होने पर जनसभा को संबोधित करते हुए जवाब दिया उस सवाल का जो इस ठंड में सबके दिमाग में है कि राहुल गांधी इतनी ठंड में सिर्फ टी शर्ट में क्यों चल रहे हैं। टी शर्ट में कैसे चल रहे हो? ना थकान है ना ठंड लग रही है मुझे, मैं क्या बोलूं? मैं यात्रा में चल रहा हूं, मैं टी शर्ट में हूं, मेरे साथ किसान के गरीब बच्चे चलते हैं, वो फटी शर्ट में होते हैं, उनकी पूरी टी शर्ट भी नहीं होती। मगर इन मीडिया वालों में से एक भी ये नहीं कहता भैया हिंदुस्तान में किसान का बेटा बिना स्वेटर के क्यों घूम रहा है। ये सवाल नहीं पूछेंगे, ये कभी नहीं कहेंगे भैया ये मजदूर है, ये टी शर्ट में क्यों घूम रहा है, ये किसान है, ये स्वेटर बिना जैकेट बिना क्यों घूम रहा है। ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे, ये सच्चा सवाल है। कैमरा किसने उठाया? मेरे टी शर्ट वाला सच्चा सवाल नहीं है। यूपी में कांग्रेस के पास लोकसभा में सिर्फ 1 और विधानसभा में सिर्फ 2 सीटें हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस के हालात 2024 में बदलेंगे, जरा बागपत के लोगों से सुनिए। जिसने भी यात्रा करी पहले भी वो सब कामयाब हुए। राहुल गांधी यात्रा कर रहे, ये भी कामयाब होंगे। तो राहुल जी देश जोड़ेंगे और हम लोग बूथ जोड़ेंगे, समाज जोड़ेंगे, बूथ जोड़ेंगे, बूथ। राहुल कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है और भारत को जोड़ रहा है और विपक्ष को भी जोड़ रहा है। 100 बात की एक बात यह है कि अगर यूपी में कांग्रेस को लोकसभा में बेहतर करना है तो किसी भी तरह अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को साथ लेना होगा। बागपत से संजय कौशिक और सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्नाटक की, जहां जल्द ही चुनाव भी होंगे विधानसभा के। और बीजेपी के कर्नाटक के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं से कहा है कि इस साल अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव में सड़क और नाली की समस्याओं की जगह लव जिहाद को तरजीह दी जाए। बिल्कुल, और साथ ही कर्नाटक में भी एक भव्य राम मंदिर बनाने की योजना की बात कही जा रही है, जहां पर राम गए थे। बीजेपी इस बार येदियुरप्पा के बिना ही चुनावी मैदान में उतर रही है, लेकिन अब कांग्रेस हमलावर है कि बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है। बीजेपी सांसद और कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष नलिन कटील रूबरू थे उन कार्यकर्ताओं से जो वोटर्स को मतदान केंद्रों तक ले जाते हैं। निर्देश साफ थे कि लव जिहाद का खतरा लोगों को बताया जाए, खस्ता हाल सड़क की बात न की जाए। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि सड़क और सीवेज जैसे छोटे मुद्दों के बारे में बात ना करें। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित हैं और यदि आप लव जिहाद को रोकना चाहते हैं तो हमें इसके लिए बीजेपी की जरूरत है। लव जिहाद से छुटकारा पाने के लिए हमें बीजेपी चाहिए। कर्नाटक में इस बार बीजेपी की चुनौतियां ज्यादा हैं। बेल्लारी के जनार्दन रेड्डी ने विद्रोह का परचम लहरा दिया है। लिंगायतों में भी कई गुट हैं। श्री राम सेने ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और तटीय कर्नाटक के संतों का एक समूह भी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। ये सब बीजेपी के वोट बैंक में ही सेंधमारी करेंगे।
ऐसे में कांग्रेस ने विकास का दामन थाम लिया। नलिन कटील ने बेहद घटिया बयान दिया है। वो लोग सिर्फ नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम देश को जोड़ने की कोशिश में जुटे हैं। बेंगलुरु के पास रामनगर में पहले से मौजूद राम मंदिर को भव्य बनाने की तैयारी कर्नाटक सरकार कर रही है। मान्यता है कि लंका जाने के दौरान श्री राम यहां रुके थे। कर्नाटक में बीजेपी ने 2008 और 2019 में अपनी सरकार बनाई, लेकिन दोनों ही बार जोड़ तोड़कर, अपने बूते पर नहीं। ऐसे में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की कर्नाटक को लेकर चिंता समझी जा सकती है। कर्नाटक में बीजेपी की नैया बीएस येदियुरप्पा की वजह से पार लगती रही है, लेकिन इस बार उनकी ढलती उम्र की वजह से उन्हें सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया गया है। ऐसे में लिंगायतों में नाराजगी है और इसी वजह से कांग्रेस को इस बार अपनी संभावना कर्नाटक में दिख रही है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खुदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर उत्तराखंड के जोशीमठ से, जिसे कि बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। वो इस वक्त संकट में है। यहाँ मकानों में और जमीन जो खेत है वहां पर दरारें दिखने लगी है। लोग दहशत में रात भर सो नहीं पाते, अपने घरों से बाहर आके एक साथ वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरारें आई हुई हैं और उसके चलते कहीं कहीं पर पानी लीक होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन ये बात स्थानीय लोगों को काफी परेशान कर रही है। जमीन में दरार आने से कई जगहों पर जो हाई टेंशन लाइन के खंभे हैं वो तक तिरछे हो गए हैं। अब इसके चलते लोग यहाँ पर चिंतित तो हैं। बहुत से लोगों को उनके घरों से दूसरी जगहों पर भी शिफ्ट किया गया है और खुद पुष्कर सिंह धामी जो है वो भी इस मामले का संज्ञान ले रहे हैं। उन्होंने भी सर्वेक्षण किया है जोशीमठ के का भी जो कुछ यहाँ पर हुआ है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। लगातार जोशीमठ का जो सर्वेक्षण का कार्य है वो पिछले दिनों चला है और जो भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं। अभी हमने इसके लिए एक समीक्षा बैठक भी कर ली है। आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है, जिलाधिकारी को। जो भी वहां पर जिस प्रकार के भी प्रबंध करने होंगे, विस्थापन की जो कार्रवाई करनी होगी, जो ट्रीटमेंट करना होगा, वो सभी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी जरूरी काम होगा जोशीमठ शहर को बचाने के लिए किया जाएगा, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा, लोगों के लिए किया जाएगा। और वक्त तो चला आपको टॉप 5 खबरें बताने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब पर चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है, बताना है किन खबरों को चैनल पर आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से, जहां 4000 लोगों के घर को उनका आशियाना उनसे छीनने का खतरा है। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। दूसरी खबर दिल्ली के कंझावला केस में सवालों में है अंजलि की दोस्त निधि। तीसरी खबर नोएडा से, जहां दिल्ली जैसा हिट एंड रन केस सामने आया, डिलीवरी बॉय स्विगी का, उसकी मौत हुई है। चौथी खबर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के यूपी में निकाय चुनाव नहीं होंगे। पांचवी और आखिरी खबर है दिल्ली एनसीआर से जुड़ी, जहां 3 दिन तक 4 डिग्री तक पारा देखने को मिला है।